आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। आज से मैं एक रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, जो अलग अलग विषयों के ऊपर शास्त्रीय आधार क्या है उसके ऊपर बेस रहेगी। मेन पर्पज़ क्या है कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि अपने कंट्री में विशेष तौर पे लोगों के अंदर जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो परंपरा से ज़्यादा चली आ रही हैं, और उसका शास्त्रीय आधार पे लोग ज़्यादा डीप में जाते नहीं हैं। फिर वो उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं। वो सही है, गलत है, और कई बार तो ये भी हो जाता है कि किसी गलत चीज़ को इतना फॉलो कर लेते हैं कि वो विवाद का भी कारण बन जाती हैं। जिस तरह से आज हमारे देश में मनुस्मृति एक बहुत बड़ा विवाद का कारण है। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर ही हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, और जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ेगी, अगर कुछ सुझाव आएंगे तो उसके हिसाब से हम इसमें इम्प्रूवमेंट भी कर लेंगे। आज की जो कंडीशन है अगर हम उसको समझें तो पहली तो सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ पे कई बार क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। मिसकम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि लिखा तो कुछ और है और बता कुछ और दिया। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं। मान लीजिए जैसे अभी ये बहुत ही फेमस श्लोक है जो मनुस्मृति का कि भाई ब्राह्मण तो मुख से पैदा हुआ और क्षत्रिय हाथ से पैदा हुआ, शूद्र उधर से पैदा, वैश्य उधर से पैदा हुआ, और शूद्र जो है वो पाद वाले हिस्से से पैदा हुआ, पैरों से। तो अब इसका अर्थ तो कुछ और है, और वो इतना इसका विपरीत अर्थ समाज में कुछ इस तरीके से फैला हुआ है कि जिससे लोगों के बीच में जातिवाद और घृणाएं ज़्यादा फैल गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग मनुस्मृति से ही घृणा करने लग गए। तो ये एक मिसकम्युनिकेशन भी है, और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी है। और इन दोनों चीज़ों के कारण इंटेंशनल भी हो सकते हैं और कई बार लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकती है। दोनों रीजन हो सकते हैं। कुछ लोग तो इस तरह की एक्टिविटी प्लान करके भी करते हैं कि भाई उनका अपना कोई पर्पज़ उससे हल हो रहा है। जैसे सोसाइटी में डिवाइड एंड रूल के बेस पे चीज़ों को कई बार लोग करना चाहते हैं, तो वो भी एक सिस्टम है। और कुछ क्या होता है कि लोगों को जानकारी नहीं है, उनका बस जितना नॉलेज है वो उसी के बेस पे चीज़ों को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, ज़्यादा गहराई में नहीं गए उस चीज़ को, या किसी एक दो पुस्तकों के बेस पे जो मिल गई उनको पढ़ के और उनके बेस पे कुछ विचार बना लिए और उनको फैलाना शुरू कर दिया। तो ये होता है। तीसरा जो मेजर इसका रीज़न है वो ये है कि ओरिजिनल बुक्स हम लोग रेयरली कोई पढ़ता है। मतलब आज हमारे देश कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि अगर हम किसी से ये पूछ लें कि 4 वेदों के नाम बता दो, तो शायद बहुत से लोग वो 4 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसका कारण क्या है कि मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है वो किसी, मान लो कोई भी हो, चाहे वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल लीडर्स की लिखी हो सकती हैं, किसी फेमस मान लो स्टेट्समैन है या पॉलिटिशियन है, या कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन समाज में जो माना जाता है उसकी बुक्स हो सकती हैं। तो उसके ऊपर लोग ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, बजाय इसके कि जो उसने लिखा है हम उसको ओरिजिनल बुक्स में जाके रेफ़र करें। मान लो उसने कोई कमेंट दे दिया, वेदों के ऊपर कोई कमेंट दे दिया, या दर्शन शास्त्रों पे दे दिया, या उपनिषद वगैरह पे कोई कमेंट दे दिया, तो वहाँ जाके कोई नहीं देखता है। उसने जो कहा बस उसी के ऊपर लोग चलते रहते हैं। तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि वाकई में वहाँ जाके उस रेफरेंस को देखें कि भाई वो जो कह रहा है या वो जो समझा रहा है वो सही भी है या नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जो हजारों सालों में चलती आई हैं। वो क्या है कि हम क्योंकि संसार की सबसे पुरानी जाति है, तो अब हमारी परंपरा ही, मतलब लाखों करोड़ों सालों की तो परंपरा है। अब वहाँ से चीज़ें पहले मौखिक रूप में थी, फिर वो लिखित रूप में आई,
और फिर उसके अलग अलग वर्जन बने, लोगों ने अपने अपने हिसाब से उन पर टीकाएँ लिखी, भाष्य लिखे। तो वो सब जब चलता रहा तो उसके अंदर क्या हो गया, समय के हिसाब से कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने उसमें मिक्सिंग कर दी। और वो मिक्सिंग के दो कारण थे। एक तो क्या था कि उस पर्टिकुलर समय के अंदर किस तरह की धारणाएं थी, चाहे वो धारणाएं स्त्री के बारे में रही हों या धारणाएं जातियों के बारे में रही हों, तो वो उन्होंने अपनी उस मान्यता को लेके उनको ग्रंथों में मिक्स कर दिया। और आज की स्थिति में लोग ये समझते हैं कि ये उस ग्रंथ का इंटीग्रल पार्ट है, जबकि वो उसका इंटीग्रल पार्ट है नहीं। तो उसका जो एलिगेशन है वो उस ग्रंथ पे आ जाता है, बजाय ये लोग समझना नहीं चाह रहे हैं कि ये मिक्सिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। देन इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, हमारे मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी जो, क्योंकि हम 200 साल तक लगभग अंग्रेज़ों के अंडर थे और उससे पहले भी ऐसा ही काल चला आ रहा था, तो वो जो माइंड सेट है, वो माइंड सेट लोगों का अभी भी उससे बाहर नहीं आया बहुतों का। मतलब मैंने अपने लाइफ के अंदर एक आईएएस कैडर का एक इंसान देखा जिसने ये स्टेटमेंट दी कि अगर अंग्रेज शायद हमारे यहाँ नहीं आते तो हमारी पता नहीं ज़िंदगी क्या होती, हम तो ऐसे जी रहे थे जैसे कि आदिवासी जीते हैं। ये मतलब ये एक आईएएस कैडर का पर्सन है जो स्टेटमेंट दे रहा है। तो इस तरह की सिचुएशंस है कि अभी तक जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो भी है लोगों के पास। और जिसका कारण क्या होता है कि फिर उससे ये होता है कि जो वेस्टर्न साइड से जो आवाज़ आ जाती है उसको बगैर किसी क्वेश्चन रेज किए हम एक्सेप्ट करने लगते हैं। और होता क्या है कि वेस्टर्न साइड के लोगों को बहुत ज़्यादा इंडियन रिलीजियस नॉलेज है नहीं, बट हम ये मान के चलते हैं कि वो ज़्यादा क्वालिफाइड है और उन्होंने बोला है तो सही होगा। तो ये भी एक समस्या है और ये बड़ी खतरनाक समस्या है, क्योंकि जब आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप दूसरे की तरफ बहुत आसानी से स्लिप हो जाओगे। तो ये कुछ रीजन्स हैं जो मैंने रियलाइज़ किए अपने, मेरा जो 30 इयर्स का ख़ासतौर से जो जॉब का पीरियड रहा है उसमें जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ उसके बेस पे मैंने ये चीज़ें नोट की कि ये एक इशू है। मेजर पार्ट ये है जिनकी वजह से कि भ्रांतियाँ फैल जाती हैं। जो हमारा मोड रहेगा ऑपरेशंस का वो ये रहेगा कि हम जो हमारी ओरिजिनल बुक्स हैं उनसे रेफरेंस लेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक के बारे में हो या आप लोगों की कोई क्वेरी होगी तो हम ओरिजिनल बुक से रेफरेंस उठा के कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें। हम किसी भी उस सेकेंडरी बुक से नहीं उठाएंगे जो मार्केट में अवेलेबल है, वो हमारा क्राइटेरिया ही नहीं है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा हूँ कि रोल ऑफ महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद का रोल बहुत बड़ा है इस चीज़ के अंदर। उन्होंने चीज़ों को जिस तरीके से एनालाइज किया और फिर जिस तरीके से वो समाज के सामने उस चीज़ को रख के गए, जितनी भी रीजन्स मैंने आपको बताए, जैसे मैंने बताया कि भाई इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट दिमाग में वो थी, तो महर्षि दयानंद ने पहली बार ये बोला, मतलब हजारों साल के बाद कोई एक ऐसा इंसान था वो, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अपने सत्यार्थ प्रकाश बुक के अंदर, और उन्होंने बोला कि एक पारसमणि नाम का पत्थर सुना जाता है, लेकिन असल में तो ये भारत देश ही पारसमणि है, जिसको छू के ये जो दरिद्र विदेशी लोग थे ये भी रईस हो गए। तो उन्होंने एक प्राइड क्रिएट किया कि हम लोग इस तरह के कंट्री थे कि हम पारसमणि जैसे लोग थे, सोने की चिड़िया बोलते थे। ये उन्होंने एक प्राइड दिया हमारे को। नहीं तो हमारे दिमाग में तो ये घुसा हुआ था कि हम तो कुछ थे ही नहीं, हमारे को तो बाहर वालों ने बताया। बट उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, गरीब तो वो लोग थे, हम थोड़ी कोई गरीब थे। अदरवाइज हमारे जिस देश को हजारों साल तक लूटा गया हो उसके बाद भी उसके पास संपदा कहाँ से रह जाती है अगर वो गरीब होता तो। एक तो ये उन्होंने दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये देखा कि हमारे जो रिलीजियस ये है, जितना भी वैदिक वांग में है, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जिससे हीन भावना भी लोगों में पैदा हो गई। अलग अलग रिलीजन से अफेक्ट हो जाना, खास तौर से वेस्टर्नाइजेशन कल्चर से अफेक्ट हो जाना, ये उन्होंने अपने समय में देखा।
तो उन्होंने जब सारे बुक्स को कंपैरिजन की और उनका अपना व्यू ये था कि वेद सर्वोपरि है, तो उन्होंने घोषणा कर दी इस चीज़ की। वो अकेले ऐसे सन्यासी रहे हैं अभी तक भी जिन्होंने हिचकिचाहट नहीं दिखाई, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वेद ही एक ऐसी पुस्तक है जो सत्य विद्याओं की पुस्तक है। और उन्होंने एक हम लोगों के सरल करने के लिए, जो सांसारिक लोग थे उनके लिए चीज़ें आसान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग इनको बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं तरह तरह की धारणाओं के बेस पे, तो उन्होंने क्या किया कि एक पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि एक तो होता है आर्ष ग्रंथ, एक होता है अनार्ष ग्रंथ। उन्होंने वो चीज़ें तैयार की, भाई आर्ष ग्रंथ मतलब वो जो मान्य ग्रंथ है, अनार्ष ग्रंथ वो जो भ्रांतियाँ पैदा करते हैं, जो वेद के ऊपर आधारित नहीं है। तो उन्होंने वो सूची भी बना के दे दी, उस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया चीज़ों को ताकि लोग कम से कम भटके नहीं। इसलिए मेरा ये मानना है कि महर्षि ध्यान का जो रोल है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, और ये फिर आगे उसी चीज़ को आर्य समाज संस्था ने भी कैरी किया। लेकिन एक और चीज़ है इसके अंदर कि प्लान करके कहो या कैसे कहो, ये तो एनालिसिस का विषय है, लेकिन महर्षि दयानंद को और आर्य समाज का जो कंट्रीब्यूशन था इस पर्टिकुलर फील्ड में, हालांकि और फील्ड में भी कंट्रीब्यूशन है, बट अभी मैं इस पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो उस कंट्रीब्यूशन को प्लान करके नलीफाई किया गया। इस तरह की धारणाएं समाज में फैला दी कि आज की स्थिति में तो ये है कि आर्य समाज का नाम लेने से भी लोग थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, और इतने सन्यासियों के लाग, इवन जो हमारे बड़े बड़े नेता वगैरह भी होते हैं वो बहुत सन्यासियों के नाम ले देंगे, लेकिन महर्षि दयानंद का नाम लेने से उनको डर लगता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। उसके रीज़न क्या था जो मुझे समझ में आता है कि अगर उनका नाम ले देते हो आप, तो आप समाज में फिर जाति व्यवस्था रख ही नहीं पाओगे। आप उनका नाम ले दोगे तो धार्मिक झगड़े खत्म हो जाएंगे, वुमन एम्पावरमेंट आपको करना ही पड़ेगा। तो अब क्या है कि लोगों के अपने जो हित हैं वो इन्हीं से जुड़े हुए हैं कि लोगों को जातियों में तोड़ के रखो, इस तरह की चीज़ें लोगों को भटका के रखो, अलग अलग धर्मों में झगड़े करके रखो, क्योंकि उनके मकसद ही उसी से सिद्ध हो रहा है। या फिर धर्म के नाम पे तरह तरह का चीज़ें चलाए रखो। तो इसलिए मतलब कहीं ना कहीं उनको साइड लाइन किया गया। तो मैं ये भी समझाना चाह रहा हूँ इस सीरीज के माध्यम से कि कॉमन आदमी को ये समझना पड़ेगा कि उनके तो अपने हित हो सकते हैं, लेकिन आपका हित किस में है वो तो समझना पड़ेगा। अगर आप उनके जाल के शिकार हो गए तो फिर तो कहानी खराब है। तो ये टोटल एक इंट्रोडक्शन मैंने इस स्मॉल वीडियो के अंदर देने की कोशिश की है। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको ये समझ में आए कि हम अपनी सीरीज को किस तरह से आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद।